मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम साहित्य की समीक्षाओं में पाठालोचन जो प्रकार होता है समीक्षा का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठालोचन के लिए अंग्रेजी में टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म नाम का प्रयोग किया जाता है और जिसका अर्थ होता है पाठ संबंधी विवेचना। किसी रचना का वास्तविक पाठ क्या रहा होगा और किन कारणों से वैसा रहा होगा, इस विषय का विवेचन पाठालोचन में किया जाता है। इस प्रकार के विवेचन की आवश्यकता उन्हीं रचनाओं के लिए पड़ती है जिनके पाठ का प्रकाशन वर्तमान में जो मुद्रण स्थिति है अथवा जिनका मुद्रण लेखक के निर्देशन में ना हुआ हो। इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं, रचनाएं होती हैं, उनके लिए पाठालोचन विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठालोचन का जो उद्देश्य होता है वह लेखक के वास्तविक पाठ का निर्धारण करना होता है। और जो वास्तविक पाठ होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो वह पाठ जो उस रचना में या उस लिपि में लिखा हुआ होता है, और दूसरा वह पाठ होता है जो लेखक का अभीष्ट होता है, अर्थात लेखक जिस पाठ को रचना चाहता था। तो पाठालोचन में जो पहले प्रकार का पाठ होता है, अर्थात जो लिखा हुआ पाठ होता है, उस लिखे हुए पाठ के आधार पर जो उसका अभीष्ट रहता है, लेखक का पाठ जो रचना उसने की होगी या जो चाहता होगा, उस पाठ तक पहुंचने का प्रयास पाठालोचन जो समीक्षा की प्रणाली है इसमें किया जाता है। पाठालोचन की जो सामग्री है वह दो प्रकार की होती है। एक तो वह रचना की प्रतियों के रूप में पाई जाती है, और दूसरी जो सामग्री होती है उसमें टीकाएं, अनुवाद, संकलन, उदाहरण, विवेचन, परिचय आदि के रूप में पाई जाती है। प्रथम प्रकार की जो सामग्री होती है जो लेखक के द्वारा लिखी जाती है, अगर उसका अभाव होता है या उसमें कोई गलती होती है, तो उस गलती और अभाव की पूर्ति के संबंध में के होने पर जो मुख्य या दूसरे प्रकार की रचनाएं होती हैं उनका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उस मूल प्रति के पाठ का निर्धारण इन दूसरे प्रकार की रचनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रतियां कई प्रकार की होती हैं उस पाठ की। एक तो वे प्रति होती हैं जो स्वयं लेखक की लिखी होती हैं, और दूसरी वे लिखी होती हैं जो दूसरों के द्वारा लिखी हुई होती हैं। तीसरी जो प्रति होती हैं वे ऐसी होती हैं जो लेखक ने संशोधित की हों या मूल प्रतियों को देख करके लिखी हुई प्रतियां होती हैं। इसके अलावा फिर उन प्रतियों की प्रति होती हैं, और उत्तरोत्तर फिर ये क्रम संख्या प्रतियों की बढ़ती जाती है। तो जब हम पाठालोचन करते हैं तो पाठालोचन में जो मूल प्रति होती है लेखक के द्वारा लिखी हुई या लेखक के निर्देशन में लिखी हुई, अगर वो प्रतियां मिल जाती हैं तो फिर हमें पाठालोचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका पाठ स्वयं ही जो लेखक चाहता है, लेखक के द्वारा ही निर्धारित होता है। लेकिन जो दूसरी प्रतियां मिलती हैं, उन प्रतियों को जब हम देखते हैं तो मूल प्रति से प्रति की जाती हैं,
तो उन प्रतियों में प्रमादवश, भूलवश और अशुद्धियां रह जाती हैं। तो उन अशुद्धियों को सुधार करके मूल प्रति के पाठ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह पाठालोचन में शामिल होती है, अर्थात पाठालोचन का महत्व उसमें बढ़ जाता है। प्रतिलिपि क्रिया के दौरान पाठ में विकृति होना स्वाभाविक होता है और उन विकृतियों को ढूंढ करके जो मूल पाठ है उस मूल पाठ तक पहुंचना ही पाठालोचन का उद्देश्य होता है। मूल जो प्रति होती है उस मूल प्रति में सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, उसके पाठ को ही हम मुख्य पाठ मानते हैं। जब किन्हीं भी दो प्रतियों के पाठों को मिलाकर कोई पाठ तैयार किया जाता है तब पाठ मिश्रण हो जाया करता है। जब दो प्रतियों को मिला करके और उस तीसरी प्रति बनाई जाती है तो पाठ मिश्रण हो जाता है और उसमें विकृतियों की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है और उन पाठों की फिर अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। अर्थात इसके लिए हम प्रतिलिपियों का पीढ़ी निर्धारण भी कह सकते हैं कि एक परंपरा की जो प्रतियां हैं या एक प्रति से उत्तर उत्तर जितनी प्रतियां बनती गई हैं उन प्रतियों के आधार पर पाठ निर्धारण करना या फिर पीढ़ी निर्धारण करना हम इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से पीढ़ी निर्धारित की जाती हैं पाठालोचन के लिए कि ये कौन से पाठ की या कौन सी प्रतिलिपि की प्रतिलिपि है। तो इस प्रकार से हम पीढ़ी निर्धारण करते हैं पाठालोचन में प्रतियों का। इन प्रतियों की संख्या कितनी भी हो जाती है और इस संपूर्ण प्रतिलिपि जो परंपरा होती है और जो पाठ की शाखाएं होती हैं तो पीढ़ियों के निर्धारण के बाद में फिर मूल पाठ का निर्धारण किया जाता है और मूल पाठ के निर्धारण के लिए फिर उन प्रतियों का मिलान किया जाता है कि एक परंपरा की कितनी प्रतियां चल रही हैं। तो जो पाठ किन्हीं दो या दो से अधिक ऐसी प्रतियों में मिलता है जिनमें परस्पर किसी प्रकार की विकृति का संबंध नहीं होता है, अर्थात ऐसी दो प्रतियां या 8 प्रतियां या 4 प्रतियां जिनमें कोई भी विकृति नहीं है, अर्थात उनका जो पाठ है वो एक जैसा है, तो वह पाठ हम स्वभावतः जो मूल रचना है लेखक की उस मूल रचना का पाठ मानते हैं, क्योंकि अधिकतर निकटतम जो स्थिति होती है वह उस पाठ की ही होती है। इस प्रकार से जो पाठालोचन की क्रिया है वह की जाती है। किसी रचना के पाठ की 3 और अधिक शाखाएं प्राप्त होने पर इस पाठ चयन में बहुत सुगमता हो जाती है। अब इसमें जब हम पीढ़ी निर्धारण होते हैं या पाठ का निर्धारण करते हैं तो उसमें शाखाएं देखी जाती हैं कि मूल प्रति से कितनी शाखाएं हुई हैं और जितनी शाखाओं में उन प्रतियों के पाठ हैं वो एक पाए जाते हैं, अर्थात 4 शाखाओं में जैसे हम मान सकते हैं कि पाठ एक है और एक जो शाखा है प्रतिलिपि की उसमें पाठ अलग है, तो 4 प्रतियों में जो पाठ है वह शुद्ध माना जाएगा और 5वीं प्रति या 5वीं जो शाखा है उस शाखा के लिए हम छोड़ देंगे, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके पाठ को वास्तविक पाठ या जो शुद्ध पाठ है, जो लेखक को अभीष्ट रहा है, रचनाकार को अभीष्ट रहा है, उसे नहीं मानेंगे। अधिक प्रतियों में जो पाठ मिलता है उसी को हम लेखक का अभीष्ट पाठ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठालोचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो इस प्रकार के पाठ की जो रचनाएं हैं या पाठालोचन जिनका किया जाता है उनमें आदिकाल के नाथ, सिद्ध और जो भी रासो काव्य परंपरा के जैनों के ग्रंथ जितने भी पाए जाते हैं, पुराने ग्रंथ, उनको लिया जा सकता है, छपे भी हैं और उनका पाठ भी निर्धारण हुआ है। भक्ति काल के जो ग्रंथ हैं जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है, तो और भी जितने भक्त कवि हैं
उनकी रचनाएं हैं, उनके पाठ को निर्धारित करके या पाठालोचन के द्वारा ही उन रचनाओं को शुद्ध रूप में जहाँ तक हो सका है वहाँ तक प्रकाशित और संपादित किया है। इसी प्रकार से रीतिकाल के कवियों की रचनाएं भी संपादित होकर के या पाठालोचन करके और निर्धारित उनका पाठ किया गया है। तो इस प्रकार से पाठालोचन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, या पाठालोचन जो समीक्षा है ये पुराने जो ग्रंथ हैं उनके पाठ के वास्तविक पाठ तक पहुंचने के लिए, मूल रचना में क्या अभिष्ट रहा होगा लेखक का, इस तक पहुंचने के लिए ये पाठालोचन की जो क्रिया है या समीक्षा की प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम पाठालोचन के द्वारा उस रचना की मूल स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रणाली जो पाठालोचन की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया कि पाठालोचन किस प्रकार से संपन्न किया जाता है किसी रचना का। धन्यवाद।